आज 26 मई की दिन भर की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 26 मई की बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर के आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप संभल कर रहिए, क्योंकि आज बंगाल की खाड़ी से उठे रेमल चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है। इसके असर से बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खबर के अनुसार इस तूफान के असर से बिहार के भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज जिले में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ स्थान पर तेज हवाएं भी चल सकती है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान रेमल, यानी कि इस तूफान का नाम है रेमल। जी हाँ, चक्रवाती तूफान रेमल 26 मई की रात, यानी कि आज रात बांग्लादेश और बंगाल से पार कर जाएगी। इस दौरान हवा की गति 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि इसका असर बिहार पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार के तापमान में गिरावट जरूर आएगी। जब बिहार में आज 26 मई को इसका आंशिक असर पूर्वी और फिर पूर्वी में मध्य भाग पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इसका असर से तेज हवाएं चल सकती है और मध्य स्तर की बारिश हो सकती है, जिससे बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत महसूस होगी। दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दो मजबूत क्षेत्रीय दल राजद और जदयू नहीं बल्कि जनसुराज जीतेंगे। जनसुराज, जो अभी तक एक राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं ले सका है, लोगों से जुड़ने और फिर स्थानीय समस्याओं को समझाने के लिए प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन और अभियान है। जब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती पर जनसुराज यात्रा की शुरुआत की थी। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं आपको लिखित रूप से बता दे सकता हूं कि 2025 में बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए जनसुराज अपने दम पर बिहार में जीत हासिल करेगा। जनसुराज 242 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। जब प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और आप जो सुझाव देंगे वो करूंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वे मुख्यमंत्री होंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कभी अभी तक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है और खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की नींव सीएम नीतीश कुमार ने ही रखी थी, लेकिन वे बाद में एनडीए में शामिल हो गए। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। इंटरव्यू ले रहे पत्रकार तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि सीएम नीतीश कुमार का एनडीए में जाना क्या इंडिया के लिए झटका था, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम लोग भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, लेकिन वे चले गए अभी। इसके बाद उनके भतीजे ने उस मोर्चे को संभाल लिया है और उनके एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश के वोट बैंक के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम तो चाहेंगे और अपील करेंगे कि सब लोग हमारे पक्ष में वोट करें। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद बिहार में और इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता का हमारे साथ विश्वास है। 10 साल मोदी जी के भरोसा लोग देख लिए हैं, अब सच्चाई जान गए हैं। जब लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं और मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है, बढ़िया है। यह 4 जून को एकदम हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ करके चुनेंगे, जो भी होगा मोदी जी से बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार की जनता का मिजाज है एकदम टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। भाजपा हो जाएगा सफाचट 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 और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को वोट मिलेगा ठकाटक ठकाटक ठकाटक। देश के जो मुसलमान हैं, ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश के मुसलमान देश को, भारत देश को, इंडिया को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, इस मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इलाज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया। इस पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन किया था। यह न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करने के दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वे लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश के मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों के भीतर सिर्फ एक ही जाति है, वह है मुसलमान। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंदर देश नाम की कोई चीज नहीं है, वे सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लालू प्रसाद यादव ने स्क्रिप्टेड बताया है। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड होता है यानी कि पहले से तय किया जाता है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा और कौन सा उसका जवाब क्या दिया जाएगा। ये लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बातें कही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर यह बड़ा हमला बोला है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को पटकथा बताया, यानी कि स्क्रिप्टेड बताया। उन्होंने कहा है कि डर के कारण पीएम से चुनाव कोई उचित सवाल नहीं पूछता। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने 8 सवालों का जिक्र किया जो कि पीएम मोदी से पूछना चाहिए। दरअसल लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब रहने के कारण चुनावी प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसके बावजूद भी लालू यादव सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर हमलावर हैं। वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके पीएम पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए ही लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके पीएम पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पत्रकार लोग नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन कोई अपना पत्रकारिता धर्म नहीं निभा रहे हैं। किसी ने डर के मारे प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि आपने सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? आपने ये वादा किस आधार और फिर अध्ययन के तहत किया था? साथ ही आपने कहा था कि लाखों करोड़ों का काला धन विदेश में है, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? ये किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। आपने गंगा सफाई की बात कही, उसका क्या हुआ? बल्कि गंगा मैया को पहले से अधिक प्रदूषित कर दिया गया, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा है कि पहले देश पर कितना कर्ज था, अब कितना है? वहीं पर 10 वर्षों में उन्होंने 4 गुना कर्ज क्यों नहीं बढ़ा दिया? उन्होंने पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ माफ क्यों किया? कोई नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? न ही इसके फायदे पूछ रहे हैं। जो इनके कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ी? बिहार ने आपको इतने सांसद दिए लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? ये इंटरव्यू नहीं, ये एक पटकथा है, यानी कि स्क्रिप्टेड है। एक सवाल पूछने से पहले पत्रकार लोग मिनट मक्खन लगाते हैं, फिर चाशनी में लपेट करके एक सवाल पूछते हैं, फिर मिनट मक्खन लगाते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। इतना स्क्रिप्टेड भी नहीं होना चाहिए, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और कहा है कि समय निकाल करके इस लेटर को अवश्य पढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको बता दूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पिछले 6 चरण के चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर हमलावर नजर आते हैं। तेजस्वी यादव लगातार पीएम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले चुनाव में बिहार ने आपको 39 सांसद दिए, आपने क्या काम किया और उन लोगों ने कहाँ विकास किया, जरा इसका हिसाब दें। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने पत्र के जरिए आरक्षण के मामले में पीएम मोदी से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपके नाम खुला खत है, जरा समय निकाल करके जातिगत जनगणना, आरक्षण, डबल कमीशन और फिर संविधान पर अवश्य ही अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिएगा। इसके आगे तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं, कल आप फिर से बिहार आए और एक बार फिर से आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम लोग सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग करने को लेकर के गए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। जब हम सभी ने मिलकर के आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम से हमारी ये मांग ठुकरा दी थी। जब हम सबको पीड़ा हुई, जब हम बिहार में सरकार में आए तो फिर हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चों पर जातिगत सर्वेक्षण कराया, जब उसकी हकीकत से आपको भी अवगत करा दिया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़ करके मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूल रूप से आप पिछड़ा और फिर दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आप बिहार आए और यहाँ आकर के आप जितने भी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख करके विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आ गए हैं। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए हुए थे। यहाँ पर बक्सर वासियों को संबोधित करते हुए भोजपुरी में कहा कि हम अपने बक्सर के लोगन के प्रणाम करत बानी, रवा लगन सब अपन समर्थन देबा ना। इस दौरान उत्साहवर्धक कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई है। इस दौरान भीड़ में खड़ी एक छोटी बच्ची की हाथों में पेंटिंग की तस्वीर को देख करके प्रधानमंत्री ने उसी समय सुरक्षा कर्मियों से उस तस्वीर को लेकर के स्टेज पर आने का निर्देश दिया। जब मंच से ही प्रधानमंत्री ने उस बच्ची को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी, उसमें नाम पता लिखी हो ना, मेरी चिट्ठी जल्द ही आपके पास आएगी। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने मोदी मोदी की जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए भाषण देना बंद करके उसका स्वागत करते रहे। बेकाबू भीड़ फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को मनेर की लड्डू बांटेगी, पूरे देश का मुंह मीठा होगा। दोस्तों, पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठ करके चाट खाते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 के पास रोड के किनारे लगे ठेले के पास अचानक तेजस्वी यादव ने अपनी कार रुकवा दिया। तेजस्वी को देख करके चाट वाला भी हैरान रह गया। तेजस्वी यादव ने मुकेश चाट भंडार वाले को चाट खिलाने को कहा, जिसके बाद गाड़ी में बैठे तेजस्वी यादव तक चाट पहुंचाई गई। जब गाड़ी में बैठे बैठे तेजस्वी यादव ने चाट का स्वाद चखा। कार में उनके साथ आगे की सीट पर राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी चाट का स्वाद लिया। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के डॉक्टरों ने राहत भरी जानकारी दी है। जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, डॉक्टरों ने कहा कि जो भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया है अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो साइड इफेक्ट की जो समय सीमा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब साइड इफेक्ट नहीं होने वाली है। आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में ये डर अभी भी है कि उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है और इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट होता है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर डर बैठ गया है कि कहीं कुछ हो ना जाए भविष्य में आगे चल करके। तो इसीलिए इसी को लेकर के डॉक्टरों ने ये शंका को दूर कर दिया है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इसका जो साइड इफेक्ट की जो समय सीमा थी वह खत्म हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं होने वाला है कोविशील्ड वैक्सीन के कारण। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के चल रही तमाम आशंकाओं और फिर चिंताओं के बीच कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी समिति के सदस्य और बिहार चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीवी भारती ने राहत भरी ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से प्लेटलेट काउंट घटने और फिर खून के थक्के जमने जैसी समस्याओं के कारण जो क्षति होनी थी वह हो चुकी है। इतने लंबे समय तक किसी दवा या फिर वैक्सीन का साइड इफेक्ट आमतौर पर नहीं रहता है। इसको लेकर के जितनी चिंता करेंगे वह आपको कहीं ना कहीं शारीरिक और फिर मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। या अपने काम पर ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को ठीक करें। डॉक्टर भारती ने कहा कि वैक्सीन लेने के इतने दिन बाद भी अगर किसी के मन में कोई चिंता शंका बनी है तो वे डॉक्टर की सलाह पर सामान्य स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। जब मगर वैक्सीन के कारण अब कोई भी बहुत ज्यादा नुकसान हो, इसकी संभावना बहुत कम है। खबर बिहार के जमुई से सामने आई है। बिहार के जमुई में पति ने अपनी पत्नी को रील बनाने से मना किया तो पत्नी घर से ही भाग गई। जी आपको बता दें कि 22 मई को तमन्ना परवीन अपनी बच्ची के साथ मंदिर के लिए निकली थी, मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। अब पति जितेंद्र अपनी पत्नी और फिर बच्ची की खोज में लगा है। मामला बिहार के जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र का है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि नाम तमन्ना परवीन और जाति है मंदिर, पति है जितेंद्र, ये कैसे संभव है? तो हम आपको भी इसके बारे में भी बताते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। आपको बता दें कि जितेंद्र ने 7 साल पहले तमन्ना परवीन से लव मैरिज किया था। जितेंद्र हिंदू और तमन्ना परवीन मुसलमान थी। पिछले 1 साल से जितेंद्र रोजगार के लिए बेंगलुरु में रह रहा था। इस दौरान तमन्ना परवीन उर्फ सीमा घर पर अपनी सास और बच्ची के साथ रहती थी। जब पति साथ नहीं रहने की वजह से वह रील बनाने में लगी और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने लगी थी। महिला के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से पति परेशान था, जो वह उसे बार बार मना करता था। इसके कारण पति पत्नी में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि सीमा घर से अपनी 7 साल की बेटी के साथ मंदिर में पूजा करने के बहाने निकली और घर नहीं लौटी। इसके बाद से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। जब पत्नी का मोबाइल बंद होने से पति जितेंद्र परेशान होकर के 23 मई को बेंगलुरु से घर आया। इसके बाद से अपनी पत्नी और फिर बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। जितेंद्र ने बताया है कि जमुई में पढ़ने के दौरान शहर की तमन्ना परवीन से उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर 2017 में उसने तमन्ना परवीन से प्रेम विवाह किया। शादी के बाद वे सीमा देवी बन गई। तमन्ना परवीन से सीमा देवी बन गई। मामले में गढ़ी थाना अध्यक्ष अनिरुद्ध शास्त्री ने बताया है कि इस मामले में अभी तक पीड़ित की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। जिस शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, किसान अब नकदी फसल की खेती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे इसमें फलों की खेती किसानों को ज्यादा आकर्षित कर रही है। जैसे सरकार भी फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। जब फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। सरकार किसानों को फल में आम, केला और नारियल की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। उद्यान विभाग इस दिशा में लगातार पहल कर रहा है। इस साल उद्यान विभाग नारियल, आम और केला की खेती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दरभंगा जिले में किसानों को आम, केला और फिर नारियल की खेती कराने का लक्ष्य है। उद्यान विभाग द्वारा पहली बार नारियल विकास योजना के तहत जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। वहीं पर आम और केला की खेती के लिए 45 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। नारियल विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले में 800 नारियल के पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है।